नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। या महाराष्ट्र राजनीति की बात करूं तो आज मैं चर्चा करूंगा अपने वीडियो में उद्धव ठाकरे जी का और बाला साहब की। यानी बाला साहब की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना में आज क्या फर्क है, बाला साहब ने किन विषयों पर जो है अपने पार्टी को, अपने जनाधार को आगे बढ़ाया, और उद्धव जी ने जो है अपनी जनाधार के लिए क्या क्या किया। इसी पर थोड़ा कंपेरिजन, क्योंकि लोकसभा चुनाव है आगे और सवाल है 48 सीटों का महाराष्ट्र के। ऐसे में जो है महाविकास आघाड़ी में शिवसेना का इस समय क्या स्थिति है, और बाला साहब अगर होते तो क्या स्थिति रहती। इसी पर चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी सुभाष कालेसी जी से, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनको काफ़ी अनुभव है बाला साहब का भी, और अभी उद्धव का तो अनुभव हम देख ही रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर आप, शिवसेना अभी शिवसेना कंपेयर टू उबाठा क्या है? महाराष्ट्र गुजरात पहले एक था, सौराष्ट्र करके। हाँ, मुंबई स्टेट था। अच्छा, मतलब बॉम्बे स्टेट था। और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए। और उस टाइम बाला साहब ठाकरे जी के, प्रबोधनकार ठाकरे पिताजी, वो इस आंदोलन में काफ़ी अग्रसर थे। बाला साहब भी थे। और महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गया, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बन गई। लेकिन ये हुआ ये कि उसके बाद महाराष्ट्र और मुंबई में, स्पेशली मुंबई के में, परप प्रांतीय यानी भाई गुजरात से, साउथ से, यूपी, बिहार से काफ़ी लोग अपने रोजी रोटी के लिए आने लगे जी। और उस वक्त वसंतराव नाइक अपने महाराष्ट्र के सीएम थे। और उस वक्त और भी एक चीज़ हुई कि यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बहुत पावरफुल हो गए। और ट्रेड यूनियन इतने पावरफुल हो गए कि वो पूरे मुंबई को कंट्रोल करने लगे थे। उनके बहुत एग्रेसिव थी, धमकाना, डराना, पूरे मिल्स, वहाँ मुंबई में काफ़ी मिलें थी, रेलवे थी, ये सब के ऊपर ट्रेड यूनियन का बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी। और उसके वजह से मुंबई, कभी कभी वो लोग मुंबई को भी जकड़ लेते थे जी। तो ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए इस हिसाब से। और स्पेशली मराठी माणूस, मुंबईतला आणि महाराष्ट्रातला मराठी माणसासाठी संघटना, ऐसा उस कंसेप्ट था। और उस हिसाब से बाला साहब ठाकरे ने वहाँ जो शिवसेना बोले तो शिव यानी शंकर जी ने जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनकी सेना। तो शिवसेना का जन्म हुआ 19 जून 1966 में। बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना संगठन चालू की। उस वक्त शिवसेना का मुख्य हेतु था कि भाई मराठी मानुस को ताकत देना। मुंबई में मराठी आदमी पर अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ लड़ा देना, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना। और उस हिसाब से वो संगठन चालू हुआ। अब ये धीरे धीरे मुंबई में जो मराठी आदमी था जी, उसका काफ़ी सपोर्ट बाला साहब ठाकरे को मिलने लगा। और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना देखते देखते स्ट्रांग होते गई। दूसरा मुद्दा ये भी था कि बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में अच्छे अच्छे लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने साथ लिए। जैसे मैं अभी नाम यहाँ आपको बताऊंगा कि मनोहर जोशी थे, सुधीर जोशी थे, हेमचंद्र गुप्ते थे, मधुकर सरपोतदार थे, प्रमोद नवलकर थे, दत्ताजी साळवी थे, दत्ताजी नलावड़े थे, वामनराव महाडिक थे, छगन भुजबल थे, लीलाधर डाके थे। ऐसे कई नेता, स्ट्रॉन्ग नेता बाला साहब ठाकरे जी के साथ थे। और इन सब नेताओं के साथ अपनी एक टीम बनाकर देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना छा गई। बिल्कुल, हर गांव में एक एक शाखा खड़े, बस भगवा झंडा लगाओ, शाखा ओपन करो। और लोग सिर्फ शाखा शुरू नहीं की उन्होंने, तो शाखा के माध्यम से लोगों के समस्या सुलझाना, लोगों को मदद करना, उनको अगर कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ दूर करना, उनके काम करना, इस तरीके से शाखाओं से काम चलने लगा। और लोगों के प्रति, लोगों के मन में शिवसेना के बारे में एक काफ़ी अच्छा इमेज बनती गई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद दंगल भी हुई मुंबई में, जातीय दंगल हुई हिंदू मुस्लिम की।
उस वक्त शिवसेना काफ़ी स्ट्रांगली खड़े रहे हिंदुओं के साथ, और फिर हिंदुओं को भी लगा कि शिवसेना जैसी एक संगठन चाहिए, ताकि कल अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हमारे लिए रास्ते पे झगड़ने वाला कोई चाहिए। और बाबा साहब ठाकरे भी समझ गए कि अभी ये मराठी का मुद्दा ज़्यादा चलेगा नहीं, इसको भी कुछ लिमिटेशंस है, मुझे अब हिंदुत्व के का मुद्दा उठाना चाहिए, और उस हिसाब से उन्होंने भी हिंदुत्व का मुद्दा उठा लिया और शिवसेना हिंदुत्व के साथ जुड़ गई, और ये नॉन मराठी उन्होंने कम कर दिया जी। अभी ये सब जो मराठी कार्ड था वो उन्होंने 5-6 साल चला है, और बाद में फिर हिंदुत्व कार्ड चलाना चालू किया। अभी उसी वक्त बीजेपी का तो काम चालू ही था। उस वक्त प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। बीजेपी और शिवसेना भी दो संगठन महाराष्ट्र में ऐसी हो गई जो हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही। बिल्कुल। इसीलिए क्या होता था इलेक्शन में, हिंदू वोट्स जो हिंदुत्व मानने वाले हैं कि हिंदू संगठन को वोट करने वाले हैं, वो डिवाइड होता था। तो ये बात प्रमोद जी ने बाबा साहब ठाकरे जी को समझाया कि ये ऐसा हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस का फायदा हो रहा है। अगर हम हाथ मिलाते हैं, हम साथ में आते हैं, तो इसका फायदा होगा कि हमारा जो डिवीजन ऑफ वोट्स है वो नहीं होगा, और हम अगर साथ में आते तो हो सकता है हमको सत्ता भी मिले। बिल्कुल। और उसी हिसाब से 1989 में युति, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति होगी। बाबा साहब ठाकरे को प्रमोद जी का मुद्दा मान्य हुआ, और देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति ने अपने 1999 और 1989 के बाद ये युति चालू हो गई। अभी ये जब 89 के बाद 2019 तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति रही। भले एक आध इलेक्शन में उन्होंने अभी 2014 में अलग अलग लड़े, लेकिन फिर से साथ आ गए। तो ये एक युति जो थी ये हिंदुत्व के मुद्दे पर थी, भावनिक युति थी। ये सिर्फ राजनीति के लिए की हुई युति नहीं थी। लेकिन और बाबा साहब ठाकरे जैसा नेतृत्व था, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता महाराष्ट्र के हमारे लीडर थे, और वो बाबा साहब ठाकरे को भी बहुत आदरणीय मानते थे और उनका शब्द अंतिम मानते थे। और उस हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति, शिवसेना के सीट्स ज़्यादा आते थे, बीजेपी के उसके, और इसलिए आपको तो मालूम है कि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बन गए 1995 में चुनाव, बीजेपी और सेना को मेजोरिटी मिली और शिवसेना की सत्ता आ गई। बाबा साहब ठाकरे ने जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, लेकिन पूरा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता था। वो अपने घर मातोश्री में बैठे बैठे सब मैनेज करते थे। मुंबई में या महाराष्ट्र में कुछ भी करना हो तो माननीय बाबा साहब ठाकरे जी का परमिशन लिए बगैर या उनका आशीर्वाद लिए बगैर कोई कुछ नहीं होता था। इतना उनका स्ट्रांग होल्ड था। जी जी। लेकिन क्या हुआ, 2013 में उद्धव ठाकरे जी, उसके पहले उनका राजनीति में तो प्रवेश हो गया था, लेकिन 2013 में उद्धव ठाकरे जी को कार्याध्यक्ष बनाया। बाबा साहब ठाकरे जी का उम्र भी बढ़ती गई और वो पहले जितना काम करना या घूमना फिरना उनका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते गया, और उद्धव ठाकरे को उन्होंने कार्याध्यक्ष बनाया। शिवसेना के कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे बन गए और सरसेनापति तो बाबा साहब ठाकरे थे ही। लेकिन यहां से शिवसेना टर्न हो गई, नेतृत्व धीरे धीरे बाबा साहब ठाकरे के हाथों से उद्धव ठाकरे के हाथ में चला गया। अभी उस वक्त बाबा साहब ठाकरे जी के साथ काम करने वाले जैसे मैंने नेता बताए थे आपको कि मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर, दत्ताजी सागरी, नलावड़े जी, सब इतने सब बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके शिवसेना बढ़ाई थी। ये सब नेताओं को धीरे धीरे, जैसे उद्धव जी कार्याध्यक्ष बने, ये हर एक नेता का धीरे 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 साइडलाइन होते गए, उनका पत्ता धीरे धीरे कट होते गया और उद्धव अपनी खुद की टीम बनाना उन्होंने चालू की। तो राजनीति में उद्धव जी का जो खुद का टीम जो बना, क्या लगता है कि कहाँ पर पीछे पड़ गए, रह गए कि वो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं? क्या वो अगर जो चीफ मिनिस्टर बने वहाँ गलती किए, कहीं उनको भी चाहिए था कि किसी को चीफ मिनिस्टर बना के खुद रिमोट अगर हाथ में रखे तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती थी? देखो क्या है, बाबा साहब ठाकरे जी एक संगठन चलाते थे,
शिवसेना नाम की एक संगठन थी, जी राजकीय पार्टी कम और संगठन ज़्यादा, और उनके जो सब नेतागण थे, उनके साथी थे, जी वो भी कट्टर शिवसैनिक थे और अपने बाबा साहब ठाकरे जी के बस हर शब्द के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार थे। उस वक्त शिवसेना के शिवसैनिक भी ऐसे थे कि बाबा साहब ठाकरे जी की जबान से कुछ निकले तो वो होना ही होना ही था। लेकिन क्या हो गया कि धीरे धीरे जैसे उद्धव ठाकरे जी ने टेक ओवर किया तो उनका जो राजकारण करने का उनका संगठनात्मक शिवसेना से वो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा बनती गई। शिवसेना भले ही पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन आज हर शाखा में जिस तरह से लोगों का काम होता था, ये होता था, वो पहले जैसे बाबा साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, ये बाबा साहब ठाकरे जी थे। इन्होंने क्या किया? और फिर धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे उद्धव ठाकरे जी कार्याध्यक्ष बने तो फिर 80% राजकारण होने लगा और 20% समाजकारण। तो जो फर्क ट्विस्ट जो हुआ है उल्टा हो गया है, वो उधर हुआ है जी कि 80% समाजकारण धीरे धीरे कम होते गया और राजकारण ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर ये नहीं, ये प्रॉब्लम करेगा, इसका पत्ता काटो, वो नहीं, उसको उठाओ, इसको गिराओ, ये राजनीति चलती गई। और जैसे बाबा साहब ठाकरे जी का और प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे जी का जो संबंध थे, वो जितने एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास था कि भाई ये जो करना है साथ में करना है, और एक दूसरा जो बाबा साहब ठाकरे बोलेंगे वो अंतिम रहेगा, ये प्रमोद जी और मुंडे जी का ये था। लेकिन वैसे नहीं, सिचुएशन बदल गई। उद्धव ठाकरे जी का किसी पे भरोसा नहीं, न उनकी देवेंद्र जी के साथ अच्छी दोस्ती बन सकी, न नितिन जी के साथ अच्छी दोस्ती बन सकी, और इसकी वजह से बीजेपी और शिवसेना के जो संबंध बाबा साहब ठाकरे जी और प्रमोद महाजन के साथ टाइम थे वो भी बदल गए। तो शिवसेना सामाजिक संगठन से राजनीतिक ज़्यादा बन गई, और बीजेपी के साथ के जो संबंध, दृढ़ संबंध थे, हिंदुत्व के मुद्दे पर कुछ भी करने को तैयार ऐसे संबंध थे, वो भी कम होते। क्यों उद्धव जी ने क्यों कहा कि हम 25 साल जो है भाजपा के साथ सड़ गए? वही है ना, देखो बाबा साहब ठाकरे कभी ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते थे कि प्रमोद महाजन जी के वजह से उन्होंने जो उनको कहा कि ये दोनों संगठन साथ में आना चाहिए, उसी वजह से अपनी सत्ता आएगी। और वो जानते थे हिंदुत्व के मुद्दे पर डिवीजन ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जी ने 25 साल को हम सड़े, ये बोलना उधर ही सब खत्म हो गया कि अगर युति में क्या फायदा हुआ था, कैसे संगठन बढ़ी थी, कैसे सत्ता आई थी, ये भूल गए उद्धव ठाकरे। उनको सिर्फ सत्ता दिखने लगी, और हुआ यही कि 2019 के इलेक्शन में साथ में लड़े, लेकिन उनके दिमाग में सत्ता बैठी हुई थी, घुसी हुई थी, उनको बस सत्ता चाहिए थी। और शरद पवार तो महाराष्ट्र के राजनीति, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को जो है, अगर उनकी जिद बैठी थी कि हमको सत्ता चाहिए 2.5 साल के लिए, तो दे देना चाहिए था? आपको नहीं लगता था? आखिर में 2.5 साल तो वो भी गया, और उसका जो बचा हुआ 2.5 साल था वो भी सिंधे के पास चला गया। बीजेपी ने तो पूरा 5 साल गंवा दिया अपना सीएम का कुर्सी। देखो क्या है जी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ में हाथ डाल के रहे थे, जिसके आमदार ज्यादा उसका सीएम। जी 1995 में शिवसेना के आमदार ज्यादा थे, मनोहर जोशी, और उनके बाद नारायण राणे चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी के मुंडे साहब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। ये 2018 में बीजेपी के आमदार ज्यादा थे, शिवसेना के हम थे, देवेंद्र जी चीफ मिनिस्टर बने। 2014 की बात कर, 2014 में देवेंद्र जी बने। 2019 में फिर से बीजेपी के 105 और इनके तो 60 भी नहीं, 54 थे, 63, डबल, मतलब डबल तक बीजेपी थी। तो नेचुरली सीएम बीजेपी में बनना चाहिए था। अगर उद्धव जी बोलते कि नहीं, हम इतने 25 साल से युति में हैं और हमको भी सीएम पद मिलना चाहिए, हमको भी सीएम पद, हमारा भी सीएम पद के ऊपर अधिकार है, तो हो सकता है जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया, यहाँ पे शिवसेना का भी सीएम बन सकता था। लेकिन सबसे बड़ी गलती उद्धव जी ने क्या की कि अमित शाह ने मुझे बंद कमरे में बोला कि मैं सीएम मैं आपको दूंगा कर। ये सबसे बड़ी गलती। अगर चाहिए था तो क्लियर बोलते कि भाई
हमको चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए, आपको 2.5 साल हमको देना चाहिए। और मुझे यकीन है, मुझे डाउट भी नहीं है, मुझे यकीन है कि शिवसेना को 2.5 साल सीएम पद जरूर मिलता अगर ये मांगने के लिए उनकी मांग सही थी, सही तरीके से अगर आती तो उनकी मांग अमित शाह जी मान्य भी कर ले। लेकिन जो राजनीति उन्होंने खेली वो एक्चुअली उनको बीजेपी के साथ जाना ही नहीं था। उन्होंने 2019 के इलेक्शन पहले ही तय कर दिया था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना ही नहीं है किसी भी हालत में, मुझे बीजेपी को तोड़कर राष्ट्रवादी और कांग्रेस भी नहीं, राष्ट्रवादी के साथ जाना है और सीएम बनना है। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस, शिवसेना को इतनी सीट्स मिले नहीं कि ये दोनों सरकार बना सके, तो उनको कांग्रेस की मदद लेनी मजबूरी में। नहीं तो उनका तो प्लानिंग यही था इलेक्शन के पहले, 2019 के पहले, कि राष्ट्रवादी इलेक्शन में तो क्या है, क्या वो प्लानिंग बीजेपी नहीं पता चला? नहीं, पता नहीं चला। इसकी कारण ऐसा है कि हम हमारे दोस्तों पे पूरा विश्वास रखते थे। हमें कभी ऐसे सपने भी नहीं सोचा कि शिवसेना हमको छोड़कर राष्ट्रवादी और कांग्रेस से हाथ मिलाएगी। ये सही बात है। मतलब इसमें हो सकता है अति विश्वास, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि उद्धव जी की ये राजनीति उन्होंने पहले ही तय की थी। 2019 के इलेक्शन के पहले मैं तो कहूँगा पहले जब लोकसभा इलेक्शन हुई थी 2019 में, उसी टाइम उन्होंने तय किया था कि अगले इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ। अच्छा, ये भी हम सोचते हैं कि 14 में तो अलग लड़े, फिर 19 में युति करने की क्या जरूरत थी? बीजेपी उनको सीट नहीं दे रही थी, फिर भी युति की। उसका कारण ये था कि बीजेपी कहीं अकेले लड़ेगी और उनको बहुमत मिल गया, बहुमत के पास गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर कम सीट लेकर भी वो जो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड बीजेपी ने पूरी नहीं करते हुए भी उन्होंने युति और इलेक्शन लड़े। और इलेक्शन के बाद देवेंद्र जी तो हमेशा बोलते हैं ना कि मेरा फोन तक नहीं उठाते थे, बात करना तो दूर की बात, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय किया था कि बीजेपी के साथ जाना ही नहीं है। बीजेपी 2.5 साल के लिए सीएम पद दे नहीं दे, मुझे जाना ही नहीं है बीजेपी के साथ, ये पूरा तय था। और इसी वजह से वो शरद पवार, तो क्या लगता है इसमें गुमराह किसने किया? शरद पवार जी ने संजय राउत के थ्रू किया, ऐसी बातें आई, पूरा स्क्रिप्टेड पवार साहब के यहाँ से तो नहीं करी गई थी कि महाराष्ट्र का जो एक वरिष्ठ नेता थे और उनको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए थी, क्योंकि राष्ट्रवादी 2019 के पहले पूरी तरह से तितर बितर हो रही थी। सब लोग जो है एनसीपी छोड़ के बड़े बड़े नेता उनके अलग अलग जगह जा रहे थे, वो अपना अलग रास्ता बना रहे थे। और पवार साहब को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि अब हमारी कहानी सत्ता की जरूरत है, और सत्ता तभी मिल सकती है जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ में आएगी तो ही सत्ता होगी। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनने ही वाली है और उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए तो 2019 में पहले शरद पवार जी ने तो बीजेपी के साथ जाने का भी तय किया था, मोदी जी से बात भी की, दिल्ली जाकर सब फाइनल हुआ। लेकिन बाद में महाराष्ट्र में के आने के बाद उन्होंने ये सोचा कि बीजेपी का सीएम बनेगा और मेरा कुछ ज्यादा चलेगा नहीं, देवेंद्र फडणवीस जैसा सीएम बना तो मैं क्या करूंगा, उससे अच्छा है कि ये उद्धव को बनाओ, वो मेरा रिमोट कंट्रोल पे वो चलेगा, उठते बैठते हुए। और उद्धव जी तो राजनीति सत्ता के पीछे पड़े ही थे, उन्होंने तो पहले ही तय किया था कि किसी भी हालत में बीजेपी के साथ जाना नहीं, इन लोगों के साथ जाके सत्ता बनाना है। और शरद पवार जी ने कांग्रेस को समझा बुझा के उद्धव जी को सीएम बना दिया। सर यहाँ पे एक बात बताइए कि 2019 में जो स्थिति हुई, जो घटना हुई है, और इसमें बीजेपी और शिवसेना दोनों नुकसान हुआ, आप मानते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी का कोई नुकसान हुआ है? आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। नहीं, कैसे नुकसान हुआ? 2.5 साल के लिए बीजेपी ऑपोजिशन में बैठी, 2.5 साल के बाद आज फिर बीजेपी सत्ता में। सीएम शिवसेना का था, शिवसेना का है, डिप्टी सीएम बीजेपी का है। अभी महाराष्ट्र में सत्ता, और अभी आपने इनके देवेंद्र जी की मुलाकात भी शायद एबीपी के ऊपर देखी होगी आपने, कि वो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम करके मुझे पूरा स्वतंत्रता है, मैं मेरे अच्छी तरह से जो मेरा एजेंडा है मैं मेरे काम कर रहा हूँ। और हम आज देख रहे हैं कि ये जो महाराष्ट्र की राजनीति, ये तीनों नेता, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, खूब अच्छी तरह निभा रहे हैं और खूब अच्छी तरह उनके तीनों में है अंडरस्टैंडिंग है। तो बीजेपी का नुकसान किधर हुआ? बीजेपी 2.5 साल के लिए चुप बैठी थी, अपोजिशन में बैठी, अपोजिशन का काम करती रही, लेकिन 2.5 साल के बाद फिर से सत्ता में आ गई। और अभी
अभी की सिचुएशन, अभी लोकसभा कुछ दिनों के बाद नोटिफिकेशन निकलने वाला है और देखो क्या होता है महाराष्ट्र में। और जैसे आपने बोला कि बीजेपी का नुकसान हुआ, क्या आज देखो नुकसान किसका हुआ है, शिवसेना का हुआ है। उनके दो भाग हो गए, एकनाथ शिंदे 40 आमदार लेके निकल गए, वहां पे अजित पवार 40 आमदार निकल गए और बीजेपी को ज्वाइन हो गए। तो नुकसान अगर हुआ है तो किसका हुआ ये 2.5 साल में, शिवसेना का और राष्ट्रवादी का। बीजेपी की ताकत बढ़ गई जी। और आज कांग्रेस के नेता शरद पवार के साथ जो कुछ है, वो शिवसेना के जो लोग हैं वो आज सब लोग बीजेपी में आने को तैयार है। बस वो तो क्या बोलते हैं ना, सिग्नल की राह देख रहे हैं कि कब हमको सिग्नल मिले और कब हम बीजेपी ज्वाइन करें, ऐसी हालत। तो बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बीजेपी का फायदा ही हुआ है और आगे भी बीजेपी का फायदा ही होने वाला है जब तक ये शरद पवार जी और उद्धव जी की ये राजनीति है। इसमें जैसे मैंने अभी बोला कि मराठा आंदोलन में जरांगे डाउन हो रहा है, वही हालत है कि धीरे धीरे शरद पवार और उद्धव ठाकरे जितना वो राजकारण, गलत राजकारण करते जाएंगे उतना उनका डाउनफॉल ही है। तो अगले लोकसभा में आप देखेंगे कि बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ जी शिंदे, ये तीनों अगर 48 सीट्स टोटल महाराष्ट्र के 48 सीट भी अगर चुन के आई ना, तो मुझे आश्चर्य नहीं होने वाला। क्या बात है, ये तीनों कर सकते हैं। सर्वे कुछ और कहती है, देखो आप सर्वे कुछ और, हमेशा अभी पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे 4 राज्यों के, सर्वे कुछ और बोल रहा था लेकिन बीजेपी आ गई। मैं आज बोलता हूं कि 45 प्लस तो होने ही वाला है, लेकिन जैसे गुजरात में सब सीट आती है, राजस्थान में बीजेपी की सब सीट आती है, वैसे महाराष्ट्र में भी 48 सीट अगर आ गई बीजेपी और अलायंस, बीजेपी और अलायंस की, एनडीए की, तो मुझे आश्चर्य नहीं होने का। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था उद्धव जी के ऊपर, हमारा चर्चा था शिवसेना के ऊपर, हमारा चर्चा था बीजेपी के ऊपर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चर्चा पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्या मानते हैं कि 2019 के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? उद्धव जी हैं, इसके खलनायक कौन, किसको मानते हैं? उद्धव जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, या बंद कमरे में अमित शाह जी हैं? तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम अब लोकसभा चुनाव के ऊपर भी लगातार चर्चा पे बने रहेंगे, तो इसके लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो है हर वीडियो जो है आप तक तुरंत पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।